हेलो दोस्तों, नमस्कार है आप सभी को हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा मोटिव रहेगा कि आरएससीआईटी के जितने भी थ्योरी कंसेप्ट्स हैं वो हम आपको कवर करवाएं। तो आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो सेशन में हम आपको आरएससीआईटी के आने वाले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण जो थ्योरी कंसेप्ट्स है उनको इसमें कवर करेंगे। तो बने रहिए और इस वीडियो को शेयर भी अपने मित्रों के साथ कीजिए। हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम जितने भी आरएससीआईटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सब इस सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं। जितने भी प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर जितनी भी थ्योरी सेशंस आती है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे प्रैक्टिकल को लेकर। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के आगे चलते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जानना है। बेसिक कंप्यूटर्स आपने यहाँ पे किया है, तो हम यहाँ से हमारा पेन ऑप्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशंस को थोड़ा सा समझ लें। कंप्यूटर जैसा कि आपको पता है बिजली से चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो भी आपका डेटा आपने दिया है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशंस को सोच समझकर मतलब कि प्रोसेस करके उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकाल के हमें इन्फॉर्म करता है। और इस सारे प्रोसेस में उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का उपयोग होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी हार्डवेयर की बात करें, या आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में जिसको भी हम फिजिकली देख पाते हैं, छू पाते हैं, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये आपको कीबोर्ड दिख रहा है और ये माउस दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आप अपनी आंखों से देख पाते हैं, जितना आप लैपटॉप यूज करते हो, चाहे आप पीसी यूज करते हो, तो आप इन सबको देख पाते हैं टच कर पासे। तो ऐसे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं उनको हार्डवेयर की कैटेगरी में माना जाता है। वहीं इस सीपीयू के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि आपने जो वर्क करना चाहा उसके ऊपर इन्होंने परफॉर्म किया, तो वो परफॉर्म कराने के लिए जिसका उपयोग होता है उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए रिजल्ट जो प्रोग्राम आपको दिखाता है उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर का नॉर्मली आपने अपने डेस्कटॉप पे, अपने डेस्क के ऊपर आपने अपना पीसी रखा है, लैपटॉप रखा है, तो आपको समझ में आता है कि ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा लैपटॉप है। लेकिन हम कार्य पद्धति के आधार पर और या फिर आकार के आधार पर, मतलब कि साइज के आधार पर भी कंप्यूटर्स का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स कार्यों के आधार पर होता है, डिजिटल कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ये जितने भी आपने यहाँ पे कंप्यूटर्स देखे हैं इनको हम इनके वर्किंग स्टाइल के आधार पर क्लासिफाइड करते हैं। वहीं अगर छोटा बड़े आकार में बात करें तो हम अगर शेप के आधार पर क्लासिफिकेशंस करते हैं, तो कुछ कंप्यूटर मेन फ्रेम होते हैं, कुछ मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, पीसी होता है आपके हाथ में, पाम टॉप, नोटबुक, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फोरकास्टिंग करने के काम में आते हैं, या आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च करने के काम में आते हैं। सुपर कंप्यूटर नाम से पता लग रहा है सुपर होते हैं। अब इनकी जो डेटा पे कैलकुलेशंस की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये आकार के आधार पर बांटा हुआ वर्गीकरण है। अगर आप एग्जाम के दृष्टिकोण से याद करें तो कुछ पॉइंट से आप याद कर सकते हैं कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है क्रेवन, और भारत का है परम 8000, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ आकार के और कुछ कार्य पद्धति के आधार पर हमने कंप्यूटर्स को बांट दिया है। यहाँ पे हमने कुछ इमेज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है कि जैसे एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है स्पीडोमीटर पे, थर्मामीटर पे। जैसे आप जो बाइक चलाते हैं, आजकल तो डिजिटल होने लग गया, लेकिन जो पहले आता था बाइक, उसमें इस तरीके का जो कैलकुलेशन आपको मीटर पे दिखती थी वो उसके अंदर वर्क करता था एनालॉग। जैसे आप अभी बुखार नापने के लिए थर्मामीटर्स को यूज करते हैं, तो उसमें भी जो पैरामीटर यूज होता है उसके लिए भी एनालॉग टाइप के कंप्यूटर्स को उपयोग किया जाता है। वहीं अगर आप बात करें मेन फ्रेम या
पाम टॉप की, तो आपके हाथ में इतनी सारी डिवाइसेस आपके हाथ में है, तो वो सब इसी का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करें, जिसमें हमने एक इमेज को उपयोग किया है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर्स, पीडीए होता है, आपका स्मार्टफोन्स होते हैं, पेन टैबलेट होता है, नोटबुक होता है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो मतलब छोटे आकार के जो कंप्यूटर्स हैं, उनको आपकी श्रेणी में लिया जा सकता है। वहीं अगर सुपर कंप्यूटर की हम बात करें तो देखिए कितना पावरफुल, कितना बड़ा डेटाबेस इसके अंदर रहता है। तो जैसे वैज्ञानिक कोई खोज होती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, इन सब में, रक्षा के अंदर, इन सब के अंदर इस तरह का कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट कवर किए हैं कि जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके नाम और उनके देश के यहाँ पे हमने मेंशन किया है। जैसे जापान का, भारत का और अमेरिका, तो आप इसको देख सकते हैं। भारत का परम है, जापान का फित्यूजीज है, आईबीएम का सेक्यू है, अमेरिका का बना हुआ है आईबीएम। तो इस तरीके से आप ये रिमेंबर पॉइंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कंप्यूटर्स के बेनिफिट्स की। तो आप भी जानते हैं कंप्यूटर का उपयोग करने से जो आपकी वर्क एफिशिएंसी है वो तो बढ़ती बढ़ती है। आप सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ रख सकते हैं और व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं, और बेहतर समझने के दृष्टिकोण से आप उसका उपयोग करते हैं कि जो भी आपके पास डेटा है उसको हम कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको यहाँ पे हम रख सकते हैं। और कंप्यूटर का उपयोग इंटरनेट में, आप जानते हैं बहुत कुछ आप देख पा रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से सीख पा रहे हैं, बहुत सारी खबरें देख पा रहे हैं, न्यूज देख पा रहे हैं, अपने घर बैठकर आप पैसों की अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारा उपयोग आज कंप्यूटर के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। तो ये कंप्यूटर के कुछ बेनिफिट्स हैं। और बेनिफिट की बात करें तो जो आपका वर्क होता है उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। आप जो इन्फॉर्मेशन रखते हो उसका पूरा का पूरा जो डेटा है वो सिक्योर रहता है। आज टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो वर्क करते हैं उसमें आपका टाइम बच जाता है। आप एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जैसे आप अभी वर्ड पे काम कर रहे हैं, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप काम कर रहे हैं, तो इस तरह की मल्टीटास्किंग भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है। आप प्रॉपर वे में इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। आप जयपुर में हो, आप भारत में कहीं किसी स्टेट्स के अंदर बैठे हो, आप बाहर इंटरनेट के माध्यम से उपयोग कर पा रहे हो और इजी टू यूज कर पा रहे हो। आजकल बहुत सारी ट्रेनिंग सेशंस अवेलेबल है, जैसे RSCAT के माध्यम से कंप्यूटर आप सीख लेते हैं, उसके अंदर आप बहुत सारे कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो एक आसान माध्यम से बहुत सारे बेनिफिट्स आपको कंप्यूटर लर्निंग से मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जिसमें हमने कवर किया है सॉफ्टवेयर। तो पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या होगा। सॉफ्टवेयर जैसा हमने आपको बता चुके हैं कि आपके कंप्यूटर को चलाने और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन करने के लिए कंप्यूटर की बहुत अलग से कुछ डायरेक्शंस और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जिनको हम ग्रुप वाइज रख सकते हैं, और ग्रुप वाइज रखने के साथ उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हैं, जिससे कि कंप्यूटर आपके टास्क को समझ सके। और क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर एक मशीनरी है, और मशीनरी को समझाने के लिए उसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भी आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या उसको बताना चाहते हैं, उसको किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखकर समझाया जाता है, तो वो सारा का सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एक जगह रखा जाता है, जिसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये लैंग्वेज सी हो सकती है, .NET हो सकती है, जावास्क्रिप्ट हो सकती है, एंड्रॉइड, पाइथन, इतनी सारी लैंग्वेजेस होती है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर्स को समझाया या डेटा निर्देश रखा जाता है। तो अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आप जानते हैं कि अगर आप अकाउंटिंग काम करना चाहते हैं तो आप टैली का उपयोग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप MS वर्ड का, कैलकुलेशंस के लिए आप एक्सेल का, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कुछ विशेष कार्यों के लिए बनाए गए हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका सिस्टम है, जो मतलब जो आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर जितने भी प्रोसेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उस यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने के लिए, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं आपका ऑपरेटिंग OS है, मैक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं। तो इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको यहाँ पे गो थ्रू किया है, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कुछ देख पा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इन सब के बारे में आप एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये कुछ उदाहरण भी हमने यहाँ पे आपको बताया है।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र, तो जिसमें आप इंटरनेट उपयोग करते हैं, बहुत सारे आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, बहुत सारी सर्चिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ वेब ब्राउज़र्स का कलेक्शन आपको दिया है। ये आप एग्जाम के दृष्टिकोण से इनका सबका एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वेब ब्राउज़र एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से मौजूदा इंटरनेट पर जितने भी वेब पेज होते हैं, वेब पेज का मतलब है जितने भी एक आप ये बोल सकते हैं जो वेबसाइट्स होती है, फॉर एग्जांपल आप विकिपीडिया की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, नॉलेज बेस्ड चीजें को मिलती है। तो वो जो ग्राफिक्स होते हैं उन वेब पेज के ऊपर, जो मल्टीमीडिया होती है, जो ऑडियो होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबको जो सपोर्ट करके आपके सामने प्रदर्शित करता है, इस तरीके का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो सब प्रोग्राम्स जो आपको सपोर्ट करेंगे एक साथ आपको इंटरनेट पे दिखाने के लिए, तो इसके लिए आप उपयोग करते हैं वेब ब्राउज़र का। हार्डवेयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो जिसको आप छू और देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर की डेफिनेशन में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें हार्डवेयर के टाइप्स की, तो ऑपरेटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। ऑपरेटिंग डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर को चलाने के लिए रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू का उपयोग किया जाता है, तो ये सब ऑपरेटिंग डिवाइस का पार्ट है। वहीं अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो जो इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में इनबिल्ट कर पाते हो, जिनके माध्यम से, जैसे माउस, जैसे कीबोर्ड, इन सबको इनपुट डिवाइस के अंदर माना गया है। और आउटपुट डिवाइस का मतलब है जो इनपुट करने के बाद, प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट शो करता है, वो जितनी भी डिवाइस रिजल्ट शो करती है, चाहे वो प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, इन सबको आउटपुट डिवाइस के अंदर कंसर्न किया गया। तो इस तरीके से हार्डवेयर को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। कंप्यूटर्स के उपयोग जैसा आप जानते हैं बहुत जगह उपयोग हो रहा है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एजुकेशन में, गवर्नमेंट में, साइंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, सब जगह कंप्यूटर्स का उपयोग है। आर्ट्स, ट्रेनिंग, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट्स, रोबोटिक्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इतने सारा उपयोग कंप्यूटर्स का है कि हर जगह कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। बात कर लेते हैं हमारे एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम की। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो थोड़ा सा आपका जो बुक है उसका एक कंटेंट हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि हमको डेफिनेशन बहुत सही लगी, अच्छी लगी, इसलिए हम आप उसका उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर बहुत सारे उपकरणों से बने होते हैं जो कि इनपुट करते हैं इंफॉर्मेशन, उस पर प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसके बाद आपको जो डिजायर फॉर्मेट है उसका रिजल्ट आपको शो करते हैं। तो बार बार एक बात आती है, डेटा को इनपुट करते हैं, तो डेटा का मतलब क्या होता है? तो डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब कि एक कच्चा फिगर्स जो इसका कोई डेटा नहीं निकल पा रहा, मतलब जिसकी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं निकल पा रही, तो डेटा इनपुट होता है कीबोर्ड के माध्यम से, इनपुट किया जाता है, और कंप्यूटर मेमोरी में होता हुआ, स्टोर होता हुआ, जो प्रोसेस उस पर रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस करते हुए आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मॉनिटर पे शो हो जाता है। तो कंप्यूटर जो एक प्रोसेस करता है और उससे एक इंफॉर्मेटिव प्रोडक्शन करता है, मतलब एक इंफॉर्मेशन आपको रिजल्ट दिखाता है जिससे कि आप कोई निर्णय पहुंच पाते हैं, तो वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्यूटर सिस्टम में देखने को आपको मिलता है। जब कंप्यूटर केवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जैसे कि ऑन और ऑफ को ही समझ सकते हैं, तो जहां ऑन का मतलब सर्किट ऑन है और जबकि ऑफ का मतलब सर्किट ऑफ है, तो ये दो बाइनरी सिग्नल्स आपको याद रखते हैं। ऑन का मतलब कंप्यूटर ऑन है और ऑफ का मतलब है कंप्यूटर ऑफ है। अब बात करते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशंस की। कंप्यूटर इंफॉर्मेशंस की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में कुछ इस तरीके का एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है। जितने भी पीपल्स होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसीजर्स करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर माध्यम से इंफॉर्मेशंस को निकालने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजर्स उसके ऊपर होता है। इस प्रोसीजर्स में वो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, हार्डवेयर का यूज करते हैं, और उसके बाद एक इंफॉर्मेटिक डेटा निकल के आता है। उस डेटा से ये कोई ना कोई एनालिसिस पर्टिकुलर कर पाते हैं। तो इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर पीपल उस अपने डेटा के ऊपर प्रोसीजर्स करते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग करके डेटा को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम का होता है। चलिए बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस की। कीबोर्ड के अंदर आपने देखा होगा, ये कीबोर्ड का स्ट्रक्चर हमने रखा है यहाँ पे
आप इसको डायग्राम को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एस्केप की दिख रही है, ये सारी यहाँ पे आपको फंक्शंस कीज होती है, हर फंक्शंस कीज कुछ ना कुछ वर्क करती है। ये आप जो देख पा रहे हैं, जो आपके घर पे रखे हुए कंप्यूटर्स में भी आपको दिखता है, इसे बोलते हैं नेविगेशन एंड एडिटिंग की, इसे बोलते हैं बैक स्पेस की, जिससे आप डिलीट करते हो, मिटाते हो। यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव कीज दिखती है, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स कीज दोनों तरफ दिखती है, और ये दोनों आपको विंडोज की दिखती है। यही डायरेक्शन कीज होती है, और ये नंबर पैड होता है जिसके थ्रू आप नंबर को क्लिक कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज होती है, उस कीज के अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 104 से लेकर 108 कुंजियां, मतलब कि कीबोर्ड के बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी कभार बहुत ज्यादा भी देखने को मिल जाते हैं, कीबोर्ड की फंक्शनलिटी के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एक जो इमेज है उसको ब्रॉड करके आपको समझाया है, थोड़ा सा आप इस पे गो थ्रू हो सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। उदाहरण के तौर पे हमने ट्यूटोरियल मैट से एक इमेज ली है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कौन सी चीज इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम, माइक्रोफोन, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में माना जाता है। इसी तरह आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये इस तरीके के चेक जो निकलते हैं, ओसीआर जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, इसको रीड कर पाते हैं उस मशीन के थ्रू, ओएमआर मशीन जो होती है, बारकोड मशीन होती है, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस के बोल सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण है। तो यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सा जो डिवाइसेस है वो इनपुट का पार्ट होता है। वहीं अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स, टच स्क्रीन, प्लॉटर जो कि एक तरीके का प्रिंटर का काम करता है, जीपीएस सिस्टम जो एक तरीके से आपको ये बताता है कि कौन सी लोकेशन से, जैसे आप गूगल मैप से फाइंड आउट कर पाते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल होती है। अब बात कर लेते हैं मॉनिटर और उसके टाइप्स की। तो मॉनिटर्स सामान्यतः है यहाँ पे आपको 4 तरीके के क्लासिफाइड किए गए हैं। सीआरटी जो बहुत पुराने चलते थे, आपको भी पता होगा, तो इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी जिसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट एमिडिटी डिकोड्स, और प्लाज्मा को प्लाज्मा डिस्प्ले बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग पिक्सल के माध्यम से कंप्यूटर जो पुराने आते थे, बहुत ज्यादा आप ये बोल सकते हो हीट जनरेट करते थे, लाइट्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवाइजेशन हुआ तो नई नई चीज आने लगी। यहाँ पे दृष्टिकोण है, आपको एलसीडी की फुल फॉर्म याद रखनी है और एलईडी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ये आपके बहुत काम की, एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रिंटर्स को और डेप्थ में समझने की बात करें तो प्रिंटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब बात कर लेते हैं इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जिससे कि एक कोई भी इंक का इंपैक्ट आता है, मतलब छपता है किसी कागज के ऊपर इंक आता है, तो उसको बोलते हैं इंपैक्ट। मतलब कि कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि वो कहीं ना कहीं एक ड्रम प्रिंटर की तरह होता है, कहीं ना कहीं हथौड़े की तरह इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि एक्सप्रेशन निकल के आते हैं। वहीं नॉन इंपैक्ट की बात करें तो वो बीम, लेजर बीम के थ्रू ये यूज किया जाता है। तो अगर हम इन दोनों पे देखें कि इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट, तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल हमने दिए हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेसीव्हील्स। लाइन प्रिंटर की बात करेंगे, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। मतलब ये क्या करता है, नॉर्मली इस टाइप के जो जितने भी प्रिंटर होते हैं वो एक तरीके का एक हैमर टाइप होता है, उस हैमर पे अक्षर लिखे रहते हैं, वो हैमर बार बार प्रिंट करते रहते हैं, तो उसके ऊपर इंक यहाँ पे चलती रहती है, इसलिए इसे इंपैक्ट बोलते हैं। वहीं अगर लेजर की बात करें, नॉन इंपैक्ट की बात करें, तो वहां पे बीम्स होती हैं जो हथौड़े की तरह वर्क नहीं कर रही, सीधा एक्सप्रेशन क्लियर करती जाती है पेज के ऊपर। तो इस तरीके के नॉन इंपैक्ट होते हैं। तो उसमें जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आपको बहुत सुनने को मिलते हैं, थर्मल प्रिंटर आपको मिलते हैं। तो ये सारे प्रिंटर्स का एग्जाम्पल है, आप इसको जरूर देखें और जरूर समझें, जिससे कि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड थ्योरी पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने आपको शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीवेशन फॉर्म्स दी है, इनको थोड़ा आप देख लेंगे क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैम और रोम। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, नाम से पता लग रहा है ओनली रीड कर सकते हैं, एक्सेस के अंदर है, हम एक्सेस करके चेंज भी कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
कंप्यूटर मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रैम और रोम के अंदर। रैम के भी क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, डी रैम, एस रैम, एस डी रैम, इसकी फुल फॉर्म आपको सब यहाँ पे अवेलेबल है। आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा। यहाँ पे हमने सब फुल फॉर्म लिख दी है, तो यहाँ से क्वेश्चंस उठ सकता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर हम कुछ भी जाके मेमोरी के साथ जाके हम कुछ सेव कर देते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन रीड एंड ओनली मेमोरी के अंदर हम केवल रीड कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। जैसा कि आप कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हो तो उसमें आप देखा होगा कि आप जब बूटिंग प्रोसेस में जाते हो तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इनबिल्ट रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट होते हैं। वो चेक करते हैं अपना हार्डवेयर प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, अटैचमेंट प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा। तो इन सबका जो काम होता है वो रोम के अंदर होता है। तो रीड ओनली मेमोरी के अंदर कुछ आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल, एमरोम, पीरोम, ईपीरोम, ईपीरोम, फ्लैश मेमोरी, ये सब एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, ये है रीड ओनली मेमोरी के। वहीं अगर कंप्यूटर की मेमोरी में जो प्राइमरी दोनों रोल प्ले करते हैं, वहीं सेकेंडरी रोल होता है कि आप उसकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए जो बाहर से कुछ अटैचमेंट लाते हैं, जैसे पेन ड्राइव लगा देते हैं, हार्ड डिस्क लगा देते हैं, ये सब सेकेंडरी, या आप सीडी लगा देते हैं, हार्ड डिस्क लगा देते हैं, ये सब सेकेंडरी के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है, जिसको हमने यूज किया है EduCap CBA का। ये एक अच्छा सा डायग्राम था जो हमने आपको प्रेजेंटेशन में दिया है। और यहाँ पे हार्ड डिस्क आप देख सकते हैं, SSD, ऑप्टिकल डिवाइस, फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप्स, ये सब जो NAS, ये सब जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, ये सारे एग्जाम्पल सेकेंडरी मेमोरी के हैं। फिर बार बार हम बोल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको पूरा रीड कर लीजिएगा। रैम, रोम, पीरोम, ईपीरोम, ईपीरोम, SRAM, DRAM, DDR, SDR, ये वैसे भी आपके बहुत काम की चीज है। तो ये सारे के सारे आप बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोम, रैम आपको दिख पा रहे हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी में CD, DVD, DVDR, DVD-RDR, इनकी कितनी कैपेसिटी है रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल। रिकॉर्ड करने का मतलब है रिकॉर्ड करते हैं, रीराइटेबल में रिकॉर्ड भी करने के बाद अगर उसको आप रीराइट करना चाहते हैं, दोबारा से चेंज करना चाहते हैं, तो कौन कौन में ये चीज रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल होती है, और यहाँ पे हम यहाँ पे प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं उसका। तो यहाँ पे भी आप ये देख लीजिएगा कितनी कैपेसिटी उपयोग होती है, उस कैपेसिटी का यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से पता लग रहा है जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है, आपकी कीबोर्ड प्रोसेस प्रॉपर वर्क कर रहा है, आपके इनबिल्ट जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपको देख पा रहे हैं ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो जैसे आप क्रोम की बात करें तो वेब जो क्रोम है वो भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके इंटरनेट की फाइलों को एक्सेस करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड आप देख पा रहे हैं, iOS देख पा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट आप ये देख पा रहे हैं, साइबन देख पा रहे हैं, मैक देख पा रहे हैं। तो ये सब जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसके एग्जांपल भी हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। यूनिक्स, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, 10, ये सब एग्जांपल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, आप इसको देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, जो भी आपका मेमोरी मैनेजमेंट है उसको परफॉर्म करना, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी का फुल यूटिलाइजेशन करना। जो आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं उस प्रोसेस मैनेजमेंट को प्रॉपर देखना कि प्रोसेस पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, प्रॉपर वे में हो रहा है नहीं हो रहा। जितने भी आपकी डिवाइसेज हैं उनका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा, आपका कीबोर्ड चल रहा है नहीं चल रहा, आपका माउस अटैचमेंट प्रॉपर दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, आपकी सिक्योरिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी को भी मैनेजमेंट काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और उसके बाद आप जितने भी फाइल फोल्डर बनाते हो, जहां भी ड्राइव में रखते हो, उन सबका मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, आप जब कंप्यूटर यूज करते हो तो आपको पता होता है स्टार्ट बटन यहाँ पे मेंशन होता है। स्टार्ट बटन पे आप जाते हो, क्लिक करते हो तो पूरी डिवाइस खुल जाती है, तो जो भी आपकी लिस्ट होती है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आप आसानी से देख पा रहे हो, आप कोई भी कंप्यूटर पे जाके न्यू फाइल ओपन कर पा रहे हो, सेव कर पा रहे हो, क्योंकि उसके आगे एक ग्राफिक्स का होता है कि ये न्यू का बटन है, ये सेव का बटन है। तो ऐसा जो इंटरफेस होता है उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल, इसके अंदर एलिमेंट इन्वॉल्व रहते हैं। ये जो वर्ड है वो 1970 के अंदर अपनाया गया था। तो लगभग सभी जितने भी आज के जमाने के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ही उपयोग करते हैं। यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है।
बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था वो हमने उसमें कवर करा दिया है, जो आपके काम का है वो हमने आपको बता दिया है। अब आप बात कर लेते हैं इंटरनेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंटरनेट। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वैन, जिसमें बहुत बड़े एरिया को कवर किया जाता है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जितने भी होते हैं एक दूसरे से, इसलिए उसको इंटरनेट का नाम हम बोलते हैं। और इंटरनेट में एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए आईपी का यूज किया जाता है। और दुनिया का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टेलनेट था, जिसे वर्ष 1974 में लॉन्च किया गया। भारत में आईएसपी 1995 में लॉन्च किया गया, जिसका नाम बीएसएनएल था। अब बहुत सारे आप आईएसपी प्रोवाइडर देख पा रहे हैं, जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, ये सब आपको इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। आईएसपी में नॉर्मली 6 रूप से आप देख सकते हैं। डायल, जैसे पुराने फोनों में आप देखते होंगे लाइन के माध्यम से आपको इंटरनेट मिलता था। एक होता है डीएसएलएल, जिसका पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये डायल अप तकनीक का मतलब वही फोन की लाइन को यूज करके आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। वायरलेस की बात कर लेते हैं, तो वायरलेस ब्रॉडबैंड आपको देख पा रहे हैं, आपके घरों में लगे हुए हैं। वाईफाई की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, वायरलेस फिडेलिटीज इसका फुल फॉर्म होता है। आईएसडीएन की बात करें तो इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से भी आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। इथरनेट की बात करते हैं तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए, जैसे मान लेते हैं एक पर्टिकुलर लैब है जिसमें कॉलेज है, उस कॉलेज में 10-15 लैब्स हैं और वो दूर दूर है, तो उन सबको लोकल एरिया से एडजॉइन करने के लिए आप इथरनेट का यूज कर सकते हैं। मॉडेम, मॉडेम का नाम से पता लग रहा है, मो मतलब मॉड्यूलेशंस, डैम मतलब डीमॉड्यूलेशंस। मॉडेम के माध्यम से हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब हम डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करते हैं तो उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। वहीं तथा जब हम मॉड्यूलर सिग्नल को एनालॉग में माफ कीजिए, जब एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करते हैं तो उसके डीमॉड्यूलेशंस कहते हैं। तो इसीलिए मॉडेम का नाम आ गया। तो मॉडेम बहुत प्रकार के होते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम होते हैं जो कंप्यूटर को सर्किट्स के बाहर रहते हैं। इंटरनल मॉडेम जो होते हैं वो आपके जो कंप्यूटर का सर्किट है उसके अंदर सेफ रहते हैं। फैक्स मॉडेम फैक्स मशीन में काम में लिया जाता है। आजकल केबल मॉडेम भी आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपने देखा होगा। जब आपको इंटरनेट लगा के जाते हैं तो मॉडेम लगा के जाते हैं। हाइब्रिड फाइबर को एक्सेल वायर के आप बोल सकते हैं मॉडेम आपको मिलता है। तो जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो मॉड्यूलेशंस का मतलब ही ये होता है कि वो आपके डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में करने का काम करता है। अब बात आती है इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, इंटरनेट बहुत बड़ा टर्म्स होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स के नेटवर्क को एडजॉइनिंग किया जाता है, जबकि इंट्रानेट एक छोटे से एरिया के अंदर एक साथ जो कंप्यूटर्स होते हैं, छोटे एरिया के, जो या आप बोल सकते हैं किसी कंपनी के अंदर अगर अपने कंप्यूटर्स को एक्सेस करना है तो हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने वही यूज किया है कि इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क होता है, जबकि इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट को कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, लेकिन इंट्रानेट में केवल उसी फर्म के, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंट्रानेट पे बहुत सी लिमिटेड कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन इंटरनेट पे लाखों कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपने यहाँ पे इसका अंतर समझा। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की कुछ टर्म्स की, जैसे www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। हाइपरटेक्स्ट पर आधारित, ये हाइपरटेक्स्ट एक तरीके की लैंग्वेज होती है इंटरनेट के पेज को डिजाइन करने के लिए। टिम बर्नर-ली ने 1989 में इसको वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किया था। HTML एक तरीके की लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप पेज का निर्माण करते हैं, वेब पेज का निर्माण करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट आपने देखी होगी, वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे वेब पेज होते हैं और सारे वेब पेज मिलके एक इंटरनेट पे दिखते हैं जिसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, या आप कहते हैं पर्टिकुलर URL होता है। तो इस तरीके से एक की वेबसाइट बनती है, और वेब सर्वर होता है जहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन अपने सर्वर पर एक जगह एकत्रित रहती है, उसे बोलते हैं वेब सर्वर। जैसे GoDaddy सर्वर देता है, ये सब वेब सर्वर की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं URL क्या होता है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट का आप जब आप उसको लॉगिन करते हो तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे https www hindistudy.com। आपको ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने वेबसाइट ली है। तो जो https आप देख पा रहे हैं इसको ये बोलते हैं प्रोटोकॉल।
www ये एक सब डोमेन होता है, और ehindistudy.com आपका एक डोमेन होता है, मतलब आपका पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशंस का नाम जो होता है वो इसमें आप देख सकते हैं। मान लेते हैं आपने एक फर्म बनाई XYZ, तो XYZ.com और www आपको यहाँ पे दिखेगा, तो www जो है वो यहाँ पे डोमेन सब डोमेन का काम करता है। और जो HTTPS होता है, ये प्रोटोकॉल होता है, सिक्योर प्रोटोकॉल होता है कि जब कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली इसी साइट पे पहुंचेगा, कहीं भी वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो सकता। तो एक प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है, एक एड्रेस होता है जो एग्जैक्टली अपने वेब को अपने एड्रेसेस पे पहुंचाता है। वही बात करते हैं डीएनएस, तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का काम डोमेन नेम के आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। जब हम किसी भी डोमेन नेम को वेब ब्राउजर पे टाइप करते हैं तो डीएनएस उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और आईपी एड्रेस से डायरेक्टली हम उस वेबसाइट या उस कंप्यूटर पे चले जाते हैं और वो आईपी एड्रेस में हमको कन्वर्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सी वेबसाइट में .gov जो कि गवर्नमेंट की होती है, edu जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की होती है, .net आपका नेटवर्क सपोर्ट सेंटर्स होता है, .com आपका कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, org, info, firm, इन USPK, ये सब आप जो देख पा रहे हैं .in USPK, ये आपकी कंट्री को डिक्लेयर करते हैं, जबकि ये जो है ये टॉप मोस्ट डोमेन्स होते हैं। जब आप कोई वेबसाइट लेते हैं तो आप .com के साथ वेबसाइट लेते हैं तो उसका टॉप मोस्ट डोमेन की कैटेगरी में माना जाता है। वेब ब्राउजर जिसमें आप वेबसाइट्स देखते हैं, सर्चिंग करते हैं, वो सब वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। तो मार्केट में कुछ बेहतरीन वेब ब्राउजर अवेलेबल हैं, ओपेरा, एपिक, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये सब वेब ब्राउजर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। आप इनका उपयोग डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आपके इंटरनेट को आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। आजकल वेब ब्राउजर बहुत सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं, तो आप सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल आपको देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं HTTP और HTTPS में क्या फर्क होता है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का नेटवर्क होता है, प्रोटोकॉल होता है, जिसका उपयोग वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच में कोई भी जो वेबसाइट्स होती है उसके डेटा का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए किया जाता है। वहीं हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर मतलब कि HTTPS का मतलब होता है कि जो भी सर्वर सिक्योर वर्जन होता है जिसमें ब्राउजर जो भी फाइल किसी सर्वर पे भेजता है, मतलब आप जो भी फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हो वो एग्जैक्टली वहां पे होती है, उसके बीच में कहीं भी क्रैक नहीं आ सकता, मतलब पूरा का पूरा सिक्योरिटी रहता है। तो एस लगने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा सिक्योर रहना। तो HTTPS में सिक्योर वर्ड यूज होता है, जबकि HTTP में हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। वेब क्राउलर क्या होता है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आप अपनी कोई नई वेबसाइट बनाते हैं तो नई वेबसाइट के ऊपर जितना भी डेटा होता है उस जो डेटा होता है उस डेटा के ऊपर वर्क किया जाता है। कौन वर्क करता है? जो बोट्स होते हैं, बोट्स जैसे गूगल के बोट्स होते हैं। गूगल के बोट्स का मतलब होता है गूगल ने अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रखी है, जब भी कोई वेबसाइट नई इंट्रो होती है तो उस पूरी वेबसाइट की वो स्कैनिंग करने का काम करता है। तो जब कोई नई वेबसाइट बनती है तो इस तरीके की धीरे धीरे पूरी वेबसाइट्स को एग्जामिन करता है, इसलिए इसको क्राउलर बोलते हैं। जैसे कि मकड़ा जैसे चलती है, जैसे मकड़ी जैसे चलती है, इसलिए इसको क्राउलर वर्क बोला जाता है। तो जो बोट्स होते हैं वो पूरी की पूरी वेबसाइट को जब सर्चिंग करते हैं तो उससे बोलते हैं क्राउलिंग होना। बढ़ते हैं और अब हम कवर करते हैं डिजिटल भुगतान एंड प्लेटफॉर्म के बारे में, कि डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म का ये जो कंसेप्ट है ये क्या कहता है। तो यहाँ पे डिजिटल भुगतान का मतलब है आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं या किसी से पेमेंट ले रहे हैं तो वो फिजिकल आधार पे ना होके डिजिटल आधार पे आप ले रहे हैं। डिजिटल मतलब कि जैसे आप फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, इस तरीके से अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो उसको हम पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे हम डिजिटल भुगतान के माध्यम से माना जाते हैं। और डिजिटल भुगतान में सबसे बड़ा रोल होता है ऑनलाइन बैंकिंग का। जैसे नाम से पता लग रहा है ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटी है वो सारी की सारी बैंकिंग एक्टिविटीज ऑनलाइन आधार पर होगी। ऑनलाइन बैंकिंग के आधार पर वो होगी, मतलब कि आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ही सेविंग अकाउंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आप अपने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सारा का सारा मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितने भी वित्तीय ट्रांजैक्शंस होते हैं
ऑनलाइन बैंक के माध्यम से ही किए जाने लग गए, जैसे कि मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन बिल, डिपॉजिटरी पेमेंट्स, ये सारा जो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। मतलब आपके जो बैंक हैं, बैंक भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने की सुविधाएं दे रही है। अपने एक ब्रांच से आप पैसा दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं, या ग्राहकों को जाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, जो हम काम कर पा रहे हैं, ये ऑनलाइन बैंकिंग के कारण ही कर पा रहे हैं। ऑनलाइन जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपके पास हर एक ट्रांजेक्शन पे ओटीपी आता है। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी टोटली पूरी तरह से सिक्योर रहता है। आमतौर पर जो ओटीपी होते हैं या तो 6 डिजिट में आपको मिलते हैं या 8 डिजिट पे मिलते हैं। मोस्टली जब आप ऑनलाइन कोई भी पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर एक ओटीपी आता है। ओटीपी को वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, जिससे कि ये सिक्योरिटी हो जाती है कि जिसको भी आप देना चाह रहे हैं, जिससे भी आप पैसा लेना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल जो एड्रेस है वो बिल्कुल प्रॉपर है। अगर हम बात करें कि ऑनलाइन बैंकिंग की बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो आप इसके माध्यम से आपके जितने भी बिल हैं उनका पेमेंट कर देते हैं। आप अपने बैंक में जाकर आसानी से पैसा जमा करा सकते हैं। आजकल तो बैंक के कियोस्क के माध्यम से भी आप पैसा जमा करा देते हो, उसमें भी आपके ओटीपी का काम होता है और ऑनलाइन बैंक में पैसा जमा हो जाता है। अगर आपको किसी को पैसा भेजना होता है तो आप निफ्टी, आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर पाते हो। अगर आपको किसी को भुगतान करना है, पुरानी कोई भी आपकी हिस्ट्री है या पेमेंट आपके स्टैंड बाय खड़े हैं, तो आप उसको इमीडिएटली ऑनलाइन माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो टोटली ऑनलाइन के माध्यम से पेपरलेस बैंकिंग का ज्यादा उपयोग होने लग गया। मतलब पेपर्स का बहुत ज्यादा कम होता है। सीधा सारा स्टेटमेंट्स आपके मोबाइल पे अवेलेबल है। आप बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं, आपके ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री ले सकते हैं, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बैंक के साथ आपने कनेक्टिविटी है, बैंक में आपने एफडी अकाउंट खोल रखा है, आरडी अकाउंट खोल रखा है, बैंक की आरडी और एफडी पे कितना इंटरेस्ट बन गया, टीडीएस कितना बन गया, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको ऑनलाइन बैंकिंग बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप अपना समय का बचत कर पाते हैं और अपने मोबाइल से आसानी से देख पाते हैं कि आपके पास कितना फंडिंग है, कितना आपको ट्रांसफर करना है। वहीं अगर बात करें कि आपको किसी भी तरह का लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप देखेंगे बहुत सारी फाइनेंशियल लोन्स हैं जो आपको इमीडिएटली 5-10 मिनट में आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। ऑनलाइन ही सारा रजिस्ट्रेशन होता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होते हैं और उसके सबमिट के बाद आपके विद इन 5 या 10 मिनट्स के अंदर आपका पूरा फंड आ जाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग कितनी पावरफुल होती जा रही है और किस तरीके से आप उसका यूटिलाइजेशन करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप जब बैंक में जाते हैं तो कितने प्रकार के अकाउंट आप ओपन कराते हैं। तो देखिए, बैंक में जब आप जाते हैं तो दो तरीके के टाइप्स अकाउंट हो सकते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट्स, एक होता है टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट की बात करेंगे तो दो अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट नॉर्मली सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, जो आप और हम नॉर्मल जो पर्सन है वो बनाते हैं। और करंट अकाउंट बिजनेस के लिए खोला जाता है, जिसमें बहुत दिन में कितनी बार भी ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं। सेविंग अकाउंट के माध्यम से या फिर बिजनेस की जो इनकम है उसको अगर आप फिक्स टाइम पीरियड में डिपॉजिट करा देते हो तो वो फिक्स एफडी अकाउंट की तरह काम करता है। और रिकरिंग का अकाउंट की अगर हम बात करें तो आप डे टू डे, डेली की डेली कुछ एक सर्टेन अमाउंट बैंक को जमा कराते हैं। तो इस टाइप के जो अकाउंट होते हैं उनको रिकरिंग अकाउंट कहते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी की योजना जनधन खाता, प्रधानमंत्री जी ने हैबिट को, डिपॉजिट हैबिट्स को बढ़ाने के लिए शुरुआत की थी 2014 के अंदर, जिसके अंदर सभी के बैंक खाते आसानी से खुलवाए गए। जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए बैंक खाते खुलवाए गए, जिससे कि वो अपनी जितनी भी सेविंग हो बैंक में जमा कराएं, उनकी एक हैबिट बने। तो ये जो जनधन खाता था बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत सारे अकाउंट्स देश में खोले गए। इसी क्रम में राजस्थान स्टेट ने भी अपना एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम चलाया, भामाशाह सक्षम बैंक खाता। ये योजना 2008 में राजस्थान सरकार ने डायरेक्टली बेनिफिट देने के लिए, कि जिसको जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए उसी के अकाउंट में डायरेक्टली मिले, जिससे कि वो डायरेक्टली उसका बिचौलिया हट जाए, जिससे कि डायरेक्टली उपयोग कर पाए पैसों का। तो इसको प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने भामाशाह सक्षम बैंक खाता खोला। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनधन खाता खोला, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान जो हम करते हैं उसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और हम कौन कौन से माध्यम से डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है क्रेडिट कार्ड।
तो क्रेडिट कार्ड एक तरीके का उधार खाता होता है जो हर बैंक आपको देता है, आपकी लिमिट के आधार पे, आपकी क्रेडिटेबिलिटी के आधार पे आपको एक कार्ड इशू कर दिया जाता है जिस कार्ड के माध्यम से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि आपको 40 से 50 दिन की उधार बैंक द्वारा दी जाती है और उसके माध्यम से आप आसानी से, जैसे डेबिट कार्ड होता है वैसे ही क्रेडिट कार्ड का एक फॉर्मेट होता है जिसमें टोटल नंबर्स होते हैं, यहाँ पे आपका नेम होता है, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट होती है और जस्ट इसके पीछे सीवीवी कोड होता है जिसके माध्यम से ट्रांजेक्शन आप कर पाते हैं। तो एक तरीके से क्रेडिट कार्ड टोटली उधार की तरह काम करता है। वहीं अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो जो आप पैसा बैंक में जमा कराते हो उसको कभी भी आप एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो जिस माध्यम से आप निकालते हैं, जिस कार्ड, डिजिटल कार्ड के माध्यम से जो निकालते हैं उसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं। तो डेबिट कार्ड में आप पैसा जब निकालते हैं तो वो आपका खुद का पैसा होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको क्रेडिट देता है जब आप 40-50 दिन में उसका उपयोग करके आप दे सकते हैं। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर उसका चार्जेस बहुत ज्यादा होता है। आप ये मान सकते हैं 24 से 32% तक का कंपाउंड चार्जेस लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसलिए डेबिट कार्ड सिक्योर माना जाता है कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड खर्च करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं बात करते हैं रुपए। रुपए एक बेहतरीन पेमेंट गेटवे है जो कि भारत सरकार ने बनाया है, जिसके अंदर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का साथ लिया उन्होंने और उसके कारण बाद आप देख पा रहे होंगे जितने भी आप कार्ड आ रहे हैं उसमें रुपए का जो संस्करण है वो लिया जाता है। तो इस तरीके से रुपए कार्ड के माध्यम से भी आप पैसों का ट्रांसफर कर सकते हैं, इसकी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। वहीं बात करें नेट बैंकिंग भुगतान, मतलब कि बैंक के माध्यम से, बैंक के पोडियम का उपयोग करके भी आप अपने बैंक का जो पेमेंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सब नेट बैंकिंग के उदाहरण है। वहीं आप पेट्रोल पंप भराने जाते हैं, पेट्रोल भराने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो पर्सन होता है उसके हाथ में एक पीओस होता है, जब आप अपना कार्ड निकाल के देते हैं तो उसको स्वैप करता है और आपका पैसा कट जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन होती है। तो इस तरीके का भी एक बेनिफिट आपको पेमेंट सिस्टम में मिल जाता है। और आप सबसे ज्यादा प्रचलन में होने वाले मोबाइल वॉलेट हैं, जैसे पेटीएम आप यूज करते हो, एसबीआई बडी, फ्री चार्जेस, मोबाइल विक, फोन पे, इतने सारे मोबाइल वॉलेट है जिसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर पाते हो। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है कुछ पेमेंट्स मेथड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इंटरनेट एप्लीकेशंस की, जो आपका चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं ई कॉमर्स क्या होता है। तो आप जैसे बहुत ज्यादा आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चालू कर दिए, पहले इतनी डिमांड नहीं थी, अब आप आसानी से कोई भी चीज आप खरीदना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल उठाते हैं, उसको सर्च करते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे आपको चीजें मिलती है, आप उसको खरीदारी कर सकते हैं। तो जो ये उत्पादन जो होता है, जो उत्पादक करते हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं। ये किसके माध्यम से पहुंच पा रहे हैं? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से। तो ये इंटरनेट पे बहुत ही बड़ा बनता जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कितना डे टू डे सेल कर पा रहा है, कितने ज्यादा सब कुछ उसके ऊपर अवेलेबल है। आप जो चीज चाहें एक क्लिक में आपको मिल जाती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग भी ई कॉमर्स का पार्ट है। आप जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन ऑक्शन से कुछ चीजें खरीदते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन टिकटिंग बुक करते हैं, ये सब ई कॉमर्स का ही पार्ट है, क्योंकि आप एक पार्टी से कुछ खरीदते हैं और आपके यहाँ से पेमेंट जाता है। तो इस तरीके से ये ई कॉमर्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि ई टाइप ऑफ ई कॉमर्स कौन कौन से होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले B2B की। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। इसके नाम के अनुसार जो जितने भी ई कॉमर्स हैं वो दो व्यवसाय, मतलब दो बिजनेस के बीच के जो लेन देन होते हैं उन लेन देनों से संबंधित होता है। जैसे अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है और दूसरी कंपनी को बेचना चाह रही है तो उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा उसको हम B2B बोलेंगे, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस। वहीं अगर बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स की बात करेंगे तो इसमें एक बिजनेस क्या करता है, जो भी उसका प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम जो करते हैं उनको डायरेक्टली किस तरीके से पहुंचाए, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब जो मॉडल यूज कर रहे हैं वो B2C का मॉडल यूज कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें C2B का मॉडल, तो मतलब ये लेन देन जो होता है वो B2C का टोटली अपोजिट होता है। इसमें मतलब क्या होता है कि लेन देन जो होता है वो कंज्यूमर और बिजनेस के बीच में होता है। मतलब कि एक कंज्यूमर एक वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट देता है और कंपनी इसके लिए सही कीमत पर वेबसाइट बना देने के लिए ऑफर करती है। जैसे मान लेते हैं कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए को अपने बिजनेस के अंदर कोई वेबसाइट बनानी है, मतलब कस्टमर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर को बोल रहा है भैया मेरी वेबसाइट बना के दो, मतलब जो कि बिजनेस है। तो अगर इस तरीके का जो मॉडल है जिसमें बिजनेस कस्टमर के या कंज्यूमर के डिमांड पे कोई चीज बना के दे रहा है तो वो C2B का उदाहरण है। इसी क्रम में, इसी ई कॉमर्स के क्रम में राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान ऑनलाइन स्टोर बनाया,
जिसकी पहल थी कि ई बाजार पोर्टल शुरू करना, जिसमें कि व्यापारी जितने भी हैं वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, वहां से वो अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। आगे और टाइप्स देख लेते हैं। एक होता है C2C, मतलब कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो कंज्यूमरों के बीच में होती है। जैसा आपने नाम सुना होगा eBay या OLX, जिसमें आपकी कोई भी जो चीज है आप बेचना चाहते हो, डायरेक्टली कस्टमर्स को देखना चाहते हो या कंज्यूमर को डायरेक्टली करना चाहते हो, तो एक पोर्टल बन जाती है जिसमें डायरेक्टली कंज्यूमर टू कंज्यूमर इंटरेक्शन होता है। तो इस टाइप का जो कॉमर्स होता है वो आपका कॉमर्स टू कॉमर्स या बोलते हैं C2C माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें बिजनेस टू गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी बिजनेस हैं, मतलब इस प्रकार की कंपनियां आती है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ऑफर करती है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट बना रही है तो अगर उस प्रोजेक्ट के रिलेवेंट जो भी वस्तुएं उनको चाहिए, कोई भी सर्विसेज चाहिए जो बड़ी मात्रा में होती है, उन सभी को प्रोवाइड करने के लिए जो होता है उसे बोलते हैं B2C। इसी तरह कंज्यूमर टू गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो उपभोक्ता होता है या सरकार होती है, इन दोनों के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन शामिल होते हैं, जैसे कोई टैक्स का भुगतान करना, कोई भी स्कीम आई उसका बेनिफिट देना, ये सब चीजें जो होती है वो C2Z मॉडल के अंदर फॉलो की जाती है। अब बात कर लेते हैं ई कॉमर्स में ही ऑनलाइन वेबसाइट्स। दुनिया भर की वेबसाइट्स आपके सामने अवेलेबल है। हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनेट से एक इमेज लेके आपके सामने रखी है। आप देख सकते हैं कितने सारे मॉडल्स अवेलेबल है। मिंत्रा अवेलेबल है, ईबे अवेलेबल है, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स है। अमेजॉन अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट अवेलेबल है, तो ये सारे ऑनलाइन शॉपिंग है। यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। वहीं बात करें सोशल नेटवर्क की, तो सोशल नेटवर्क जो सपोर्ट करता है वो सोशल नेटवर्क एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एक दूसरे के साथ जोड़ने तक आप बोल सकते हैं उपयोग में लिया जाता है। इसमें अधिकतर लोग अपने एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो ये कह सकते हैं जो सोचते हैं, जो उनकी डेली दिनचर्या है उसको शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत सी कंपनीज आजकल अपने मार्केट्स को, अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने लग गई, जिसके लिए वो सोशल नेटवर्क बनाते हैं। सोशल नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा एक्सपोजर्स मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आज बिजनेस अपने आप को ग्रोथ कर पा रहा है। तो पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करेंगे, जैसे फेसबुक आप लोग भी यूज करते होंगे, ये इसका डोमेन हमने यहाँ पे लिखा है। इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे की प्रोफाइल से कनेक्ट होते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फॉलो करते हैं और एक दूसरे की कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें फोटो मीडिया, वीडियो मीडिया आदि को शेयर करते हैं। वहीं बात करेंगे इंस्टाग्राम यूथ में बहुत ज्यादा फेमस है। वो अपनी जो भी लाइफ स्टाइल है, जो भी मार्केट्स में जो ट्रेंड चल रहा है उसको इंस्टाग्राम के माध्यम से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इंस्टाग्राम बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है यूथ के माध्यम से। तो जो भी अपनी विचारधारा है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से यूज किया जाता है। इसके वेब एड्रेस भी हमने आपको रखा है। बात कर लेते हैं पिन इंटरेस्ट की। तो पिन इंटरेस्ट भी आप अपने जो यूनिक क्रिएटिविटी है, या आप ये कह सकते हैं आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी कोई यूनिक क्रिएटिविटी आप दिखाना चाहते हैं, तो आप पिन इंटरेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने जो टॉप क्लास के वीडियोज हैं, एजुकेशन वीडियोज है, आपका एंटरटेनमेंट, जो भी आपका टैलेंट है उसको एक्सपोजर करने के लिए आप यूट्यूब को यूज कर सकते हैं। और आप ट्विटर को भी उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी बातों को रख के शेयर कर सकते हैं और लोगों को उस पर टैग कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो ट्विटर है, जिसका नाम अब एक्स हो गया है, जो एक्स का सिंबल से इंडिकेट होता है, ये याद रखिएगा, एक्स से इंडिकेट होता है। आजकल इसको बदल दिया गया है इसका सिंबल। पहले एक चिड़िया सी थी, अब उसको एक्स के साथ, तो अब उसको बोला भी एक्स ही चाहता है। तो आप इसको याद रखें। और इसमें 140 कैरेक्टर लॉन्ग मैजिक आप यूज कर सकते हो, कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। उसी के बाद बात करें ई लर्निंग क्या होती है, तो बहुत सा ई कंटेंट जिसमें आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बनाए जाते हैं, जिसके अंदर मॉक जिसे बोलते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसका काम 2008 में चालू हुआ था, जो अब बहुत ज्यादा 2022-12 तक तो बहुत है, अब तो बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है। तो मॉक में बहुत डिफरेंट टाइप के पोर्टल्स अवेलेबल हैं। जो छात्राएं यूनिवर्सिटी स्तर पे कोर्स करना चाहते हैं तो एडेक्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर वो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके लिए यूडासिटी का यूज कर सकते हैं। कोर्सेरा का भी उपयोग विश्वविद्यालय के कोर्स करने के लिए, जिसमें बेहतरीन कोर्स आपके सामने अवेलेबल होते हैं, तो वो इन सारे के सारे पोर्टल के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ई लर्निंग मॉक ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनको आप देख सकते हैं। भारत सरकार ने भी और राजस्थान सरकार ने भी दुनिया भर के प्रोग्राम्स अच्छी
प्रोग्राम्स बना रखे हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप बात करेंगे राजस्थान सरकार की, तो जीविका में जो पोर्टल है वो रोजगार को बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई। वहीं राज ई ज्ञान के अंदर आपको राजस्थान सरकार ने शिक्षा स्तर को इम्प्रूवाइज करने के लिए डिजिटल आधार पे बहुत सारे आपको बोल सकते हैं नॉलेज बेसिस कंटेंट इसमें पढ़े हैं, आप इसमें देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप उच्च शिक्षा टेक्निकल शिक्षा लेना चाहते हैं तो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में भी जाके अपने आप को रजिस्टर करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आपके सामने हम रख रहे हैं। इसी तरह स्वयं पोर्टल भी है। तो ये कुछ नाम आपको देख लेने हैं हमारे इस वीडियो कंटेंट से। ये आपका डिटेल स्ट्रक्चर है कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे आया हुआ है जिसके बारे में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। वहीं हम बात करेंगे ओपन रिसोर्सेज या क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। क्या होता है, नाम से पता लगता है स्टोरेज मतलब कि जहां आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कंटेंट है, उनको आप जहां रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वो आप क्लाउड बेसिस पे रख सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा स्थान जो आपको दिया गया है कि आप क्लाउड पे ही, आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं, एक जगह एक सर्वर का बेस जहां पे बहुत सारा डेटा रखा जा सकता है, वो गूगल ड्राइव या वन ड्राइव इस तरीके के एग्जांपल मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में आपको मिलेगा। और इसी तरह राजस्थान सरकार का राज ई वॉलेट में आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को भी इसमें रख सकते हैं। बात कर लेते हैं जॉब सर्च रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप अपना जॉब ढूंढना चाहते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं जिससे कि आप अपनी नौकरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने रिज्यूमो को भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं उसके वेरिफिकेशंस के लिए डिजिटल सिग्नेचर को भी एफिलेटेड किया गया है कि आप डिजिटल सिग्नेचर से बोल सकते हैं कि इसकी ऑथेंटिकेशन को आप बढ़ा सकते हैं। वहीं राज ई साइन की हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने 2000 अधिनियम के अंदर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंदर ई साइन को एक वैलिड डिजिटल हस्ताक्षर में अधिकृत कर दिया था। तो यहाँ पे आपको राज ई साइन के बारे में भी पता होना चाहिए। वही बात करें कि भारत सरकार या राजस्थान सरकार ने, जब सरकार डायरेक्टली कुछ बेनिफिट देती है अपने सिटीजन्स को, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है जिससे कि उनकी जो भी स्कीम्स है वो डायरेक्टली कस्टमर तक या डायरेक्टली पब्लिक तक पहुंच सके। जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बैंक ऑफिस प्रक्रियाओं का इंटीग्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस तरीके से प्रोग्राम चलाती रहती है। जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब कोई भी सरकार ने कोई बेनिफिट सिटीजन को दिया है तो उनको पता होना चाहिए हमको डायरेक्टली बेनिफिट मिला, या बिजनेसमैन को दिया है, या अपने ही एम्प्लॉय को दिया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए किया है, या अपने ही जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय उनके लिए इंटीग्रेशन के लिए। तो गवर्नमेंट भी ई गवर्नेंस के ऊपर बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा नए नए प्रयोग करती जा रही है और पूरा का पूरा काम डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। इसी क्रम में गवर्नमेंट से सिटीजन के बीच में एक बेंचमार्क आप बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो एक तरीके का एक पुल का जो काम कर रहा है वो कर रहा है ई मित्रा, जो राजस्थान ने 2004 में ई गवर्नेंस के तहत बनाया था, जो आज बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। बहुत ही ई मित्रा जो चलाते हैं वो बहुत ही आपका सपोर्ट करते हैं। जब आपको आधार कार्ड अपडेशन होता है, किसी तरह का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है, जो भी आप फैसिलिटीज ले पाते हैं गवर्नमेंट की, वो डायरेक्टली आपको ई मित्रा के माध्यम से मिल जाती है। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन या गवर्नमेंट टू कंज्यूमर की जो भी फैसिलिटीज है वो ई मित्रा के माध्यम से आपको मिल पाती है। इसी तरह सीधे बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट ने भामाशाह योजना 2008 में चलाई गई। भामाशाह योजनाओं को अगर आप एफिलेटेड करना चाहते हैं तो उसको दो माध्यम से कर सकते हैं, ई मित्रा पे जाके ऑफलाइन, और खुद से भी ऑनलाइन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट से कोई शिकायत है तो आप उसके लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे राजस्थान जब आप पोर्टल पे जाते हैं तो वो 5 चरण में आपकी शिकायत का निवारण हो जाता है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद मॉडरेशन होता है, देखा जाता है कौन कौन से डिपार्टमेंट की किससे रिलेवेंट शिकायत है, उसको अलॉटमेंट कर लिया जाता है। विशिष्ट जो अधिकारी है उसका निराकरण करके आपको बता देता है, वेरीफाइड करके आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इसके ऊपर हमने ये कार्रवाई की है। तो ये जो क्रिया है ये आपको याद रखनी है, ये एक प्रोसेस है जो बनाया गया है। इसी तरह आपको ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य की कमी से निपटने के लिए भी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो राशन की दुकान होती है वो इसी के अंदर इन्वॉल्व की जाती है। वहीं आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या राजधारा का उद्देश्य ओजीसी मानकों पर आधारित एक पोर्टल को विकसित करना है, जिससे कि आप एक जियोग्राफिकल पोजीशंस को आप देख सकते हैं राजधारा के माध्यम से। सरकार का भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना भी एक बनाई गई है जिसका उपयोग आपके जो भी आपके डिजीज है उसको कवर करने के लिए है कि आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। भामाशाह
रोजगार सृजन योजना के अंदर जो भी युवा रजिस्टर्ड होते हैं उनको रोजगार के संबंधित सूचनाएं, रोजगार के संबंधित जितने भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो सब प्रोवाइड इसके अंदर BRSY के अंदर किया जाता है। ये एक टेबल ऑफ कंटेंट है, ये आपके बुक कंटेंट में भी है, आपके बुक में जो मिली होगी आप उसमें यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें, गवर्नमेंट आपको बहुत सारी स्कीम्स देती है, स्कीम्स का बेनिफिट देती है, उसी में एक और है SSO जिसे बोलते हैं सिंगल साइन ऑन फैसिलिटीज। राजस्थान के अंदर सिंगल साइन ऑन फैसिलिटीज के माध्यम से आप अपनी मेल आईडी, आप अपने आधार कार्ड से इसको रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद डायरेक्टली आप अपने किसी भी रिलीवेंट पोर्टल पे पहुंच सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशंस के लिए। आपने अगर कोई जॉब फिल करी है आप राजस्थान सरकार के अंदर तो वो भी आप फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं, सब SSO के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक यूनिक आइडेंटिटी आप बना सकते हैं और आपके पास ये होनी भी चाहिए। वही बात करते हैं आधार सर्विसेज के लिए, तो भारत सरकार ने आपकी विशिष्ट पहचान के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से आधार कार्ड बनाया गया है, जिसमें आपका 12 विशिष्ट अंक होते हैं। इस 12 विशिष्ट अंक के अंदर आपकी सारी डिटेलिंग इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर देख के जाएं। आगे बात करते हैं वर्किंग विद मोबाइल डिवाइस एंड स्मार्टफोन की। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हैंडलर जो मोबाइल्स होते हैं, जो किस टाइप की आपके मोबाइल्स आप मार्केट में अवेलेबल्स हैं, या आप बोल सकते हैं छोटी जो डिवाइसेस हैं उसके एग्जांपल हमने यहाँ पे बताया है, जैसे PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, हैंडल्ड PCs पॉकेट पाम जो हाथ में रहता है, पाम टॉप, सब नोटबुक, टैबलेट्स, ये सब ही छोटे हैंडेड बेस पे डिवाइसेस होती है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक इमेज लिया है, आप इसको देख के जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल को चलाने के लिए, जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी तरह आपके टैबलेट्स, वीएलएस या स्मार्टफोन को चलाने के लिए भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो मोबाइल ओएस में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मोबाइल के अंदर इनबिल्ट मॉडेम होता है, सिम मैनेजमेंट होता है, टच स्क्रीन, ब्लूटूथ स्क्रीन, सेलुलर, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, एनएफसीज, इंफ्रारेड ब्लास्टर, कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, स्पीच रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट सेंटर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सारी की सारी सुविधाएं आपको मोबाइल ओएस के अंदर मिलती है, जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बात कर लेते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग ओएस कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड्रॉइड जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया, 2008 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आईफोन के निर्माता एप्पल ने iOS जनरेट किया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ज्यादा उपयोग में किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको विकसित किया गया। क्रोम ओएस सिस्टम क्रोम ब्राउजर के द्वारा, क्रोम बुक्स के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। जब हम कोई मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें बेसिक 3 चीजें आपको देखने को मिलती है, ब्लूटूथ, वाईफाई और मोबाइल डेटा। ब्लूटूथ के माध्यम से आप छोटी सी दूरी में अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, वहीं वाईफाई में थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है, कनेक्टिविटी दूर से भी आप मैनेज कर सकते हैं, और मोबाइल डेटा के माध्यम से आप मोबाइल के इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो सेटिंग पैनल में मोबाइल के डिवाइसेस में ये सब चीजें मिलती है। अब बात कर लेते हैं आपकी इंटरनेट की सिक्योरिटी की। इंटरनेट की सिक्योरिटी में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की, कि साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है और उसके प्रति जागरूकता क्यों जरूरी है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, उस इंटरनेट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें इस तरीके का साइबर सुरक्षा का इंतजाम करना बहुत जरूरी होता है। तो इसी में जो मेन टर्म्स हैं उन पे हम कंसर्न करेंगे। जैसे हम बात करते हैं टॉर्जन, मैलवेयर, एडवेयर एंड फिशिंग्स। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉर्जन। टॉर्जन ये एक सबसे पुराना हॉर्स के समान का एक वायरस है। ये जो भी जिस भी कंप्यूटर में जाता है उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करता है जिससे कि आपको लगता है कि आप जो भी फाइल ओपन कर रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है। टॉर्जन सिस्टम को लक्षित करता है और आमतौर पर एक बैकडोर बनाता है जो हैकर्स को एक्सेस देता है। मतलब कि जो भी हैकर्स है वो आ रहा है आपके कंप्यूटर में तो उसको आसानी से किस तरीके से वो एंटर कर सकता है, इसी के लिए टॉर्जन्स को क्रिएट किया गया है। यहाँ पे हमने इसका बनाया भी है, मेल के थ्रू ये आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है। वहीं मेलवेयर की बात करें, इससे खतरे में वर्म्स, वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर एंड अन्य मेलवेयर शामिल है।
ये जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिस्टम्स है उसको प्रॉपर वर्क करने नहीं देता। जो आपके डेटा है उसमें जाके एक हिडन इमेज बना लेता है, एक हिडन डेटा बना लेता है, जिससे मेलवेयर कहते हैं। मेल के थ्रू भी ये आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है। वहीं बात करें एडवेयर, ये भी एक मेलवेयर जैसा ही सबसे विज्ञापन के माध्यम से आप देखते होंगे जब आप इंटरनेट करते रहते हैं तो आपके सामने दुनिया भर के जो एड्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और आप उसको गलती से क्लिक कर देते हैं तो एक वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है, जिससे कि आपके कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन उसमें कलेक्ट होने लग जाती है। तो एडवेयर। फिशिंग की जब बात करें, अक्सर जो व्यक्ति जानकारी का जो निर्देश खोलने और उनका पालन करने के लिए, जैसे कि बहुत सी इंफॉर्मेशन है, आपके पैन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस, इन सब की इंफॉर्मेशन जिससे फाइंड आउट होती है वो फिशिंग के माध्यम से फाइंड आउट होती है। उसके बाद बात करेंगे वेब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। वॉच ओएस सिस्टम, ब्लैकबेरी, एलियसोस, फ्यूचिस एंड कायोस। इसे पाम द्वारा विकसित किया गया है, ये एचपी द्वारा खरीद लिया गया था। इसके बाद तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के आपने जैसे देखा यहाँ पे इंटरनेट टीवी के लिए खरीदा गया था। वॉच ओएस एप्पल वॉचेस के लिए विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे एप्पल इंडस्ट्रीज द्वारा वायरलेस गैजेट के लिए विकसित किया गया। इसी तरह ब्लैकबेरी की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च इन मोशन के द्वारा विकसित किया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मोबाइल्स के लिए डेवलप किया गया। इसी तरह चीन के जाने वाले बिजनेस राजा जैप मा की माँ अलीबाबा द्वारा विकसित किया गया था LISOS। इसमें गूगल द्वारा सरप्राइज प्रोडक्ट के तौर पर विकसित किया गया और इसमें ये लॉन्च किया गया, जिसके पोस्ट के जरिए आपको पता चलता था। और इस तरीके से कायाओस ये स्मार्ट फोन के जन्मदाता सेल फोन के लिए विकसित एवं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे काया द्वारा विकसित किया गया। तो यहाँ पे आपने देखे कुछ मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। आगे हम और भी मेल वायर, जो हमारा पहला जो बहुत सारे वायरस थे उसी की क्रम में इसको आगे हम जोड़ लेते हैं कि फिशिंग हमको हमने बता चुके। एक व्यक्तिगत जानकारी के बारे में जिसमें आपके जो भी डेटा है उसको हैकर्स ईमेल के माध्यम से निकालने की कोशिश करता है। डैनियल अटैक की बात करें तो डैनियल हमलों में हैंडशेक संचालन के नाम से एक नेटवर्क कंप्यूटर पर भारी पड़ना शामिल है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, जिससे कि उपयोगकर्ता कंप्यूटर पे काम करना भारी हो जाता है। बार बार उसके ऊपर एक तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आना चालू हो जाती है। MITM हमलों में हैकर्स खुद को दो व्यक्तियों के इंटरनेट लेन देन में हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए इसे मैन इन द बीच हमला कहा जाता है, जिसमें हैकर्स दो पर्सन्स के कम्युनिकेशंस के बीच में अपना कम्युनिकेशंस बना लेते हैं, जिसके थ्रू किसी भी तरह का ट्रांसफर इंफॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं होता।